हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट इसके 4 न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए थे। आज स्टार्ट करेंगे 5th न्यूमेरिकल से, और हमारा जो 5th न्यूमेरिकल है वो ये है। व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ चार्ज अपीयर ऑन द बोथ। ए सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व विद मैनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हमारा क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 5, कि अगर एक ग्लास रोड को सिल्क के क्लॉथ से रब किया जाता है तो दोनों पर चार्ज अपीयर हो जाता है, और इसी तरह के फिनोमिना अदर्स बॉडी के पेयर में भी पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यह है कि ये जो इस तरह की ऑब्जर्वेशन है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, ये मेरे पास एक ग्लास रोड है और ये मेरे पास एक सिल्क क्लॉथ है। जब मैं दोनों को, ये तो हो गई ग्लास रोड और ये हो गया सिल्क क्लॉथ, जब मैं दोनों को आपस में रब करता हूं तो मुझे पता है कि दोनों बॉडी पर चार्ज अपीयर हो जाता है। लेकिन चार्ज अपीयर क्यों होगा? चार्ज अपीयर इसलिए होगा क्योंकि जब दोनों को रब करेंगे तो एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी बॉडी में या इस बॉडी में जिससे रब करे उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। तो यहां पर अगर मैं इस पेयर की बात करता हूं, ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ की, तो यहां पर जो ग्लास रोड है, ग्लास रोड के एटम से निकल के इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ के एटम में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से जो ग्लास रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और जो सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। लेकिन बिफोर रबिंग दोनों पर चार्ज कितना था? इस पर भी नेट चार्ज 0 था और इस पर भी नेट चार्ज 0 था। रब करने से पहले दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, लेकिन रब करने के बाद ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर एक होल सिस्टम की बात की जाए, इस आइसोलेट सिस्टम की बात की जाए, तो इस पर नेट चार्ज कितना रहेगा? 0, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर गए हैं उतना यहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है और उतना ही यहां पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो अगर मैं नेट चार्ज की बात करता हूं तो आफ्टर रबिंग जो चार्ज रहेगा वो 0 रहेगा। आफ्टर रबिंग जो नेट चार्ज है वो 0 रहेगा और बिफोर रबिंग जो नेट चार्ज था वो भी 0 था। तो इस तरह से ये जो ऑब्जर्वेशन है, जो रबिंग सिस्टम है, इसमें जो ऑब्जर्वेशन हमें मिलती है, इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को पूरी तरह फॉलो किया जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.6, 4 पॉइंट चार्जेज QA equal 2 microcoulomb, QB equal -5 microcoulomb, QC equal 2 microcoulomb and QD equal -5 microcoulomb are located at the corner of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? तो यहाँ पर एक स्क्वायर हमारे पास है जिसके चारों कॉर्नर पर 4 चार्जेस रखे हुए हैं और इस स्क्वायर के सेंटर पर भी एक माइक्रोकुलाम 1 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा हुआ है। तो आपको ये फाइंड करना है कि सेंटर पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स कितना। ये एक बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के 2 न्यूमेरिकल है आपकी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन, जो चैप्टर फर्स्ट है उसका एग्जाम्पल 6 and 7, दोनों न्यूमेरिकल कुछ इसी तरह के हैं, उनको देखिएगा। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हो गया हमारे पास एक स्क्वायर, बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, और इसका जो साइड है वह है 10 सेंटीमीटर और इसकी चारों कॉर्नर पर 4 चार्जेस रखे हुए हैं। यहां पर रखा हुआ है 2 माइक्रोकुलाम, ये है -5 माइक्रोकुलाम, ये है 2 माइक्रोकुलाम और ये है +5 माइक्रोकुलाम। ये चार्ज हो गया QA, ये चार्ज हो गया QB, ये चार्ज हो गया QC एंड दिस इज Q4 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एंड दिस इज द सेंटर ऑफ स्क्वायर एंड हेयर
1 माइक्रोकुलाम चार्ज इज प्लेस्ड, यहां पर कितना चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकुलाम। तो अब इस पर हमें यह फाइंड करना है कि जो 1 माइक्रोकुलाम चार्ज है इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो देखिएगा सबसे पहले यहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कुलाम्स लॉ की बात करेंगे। तो उसके लिए 2 पॉइंट चार्ज की बीच अगर एक फोर्स फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले डिस्टेंस, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। यहां पर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम इन चारों चार्जेस की वजह से इस पर लगने वाला इंडिविजुअल फोर्स फाइंड करेंगे। दिस इज F1, F2, F3 एंड F4 एंड नाउ वी विल ऐड देम। अब हम इनको ऐड कर देंगे, वेक्टरली ऐड करना है, वही हमारा रिजल्ट रहेगा। तो अगर देखा जाए तो इस सेंटर की चारों कॉर्नर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेगी। मान लीजिए कि ये कितना है, B है। फोर्स निकालने के लिए हमें 2 चीज चाहिए होती है, एक तो मैग्नीट्यूड जो कि हम कूलम्ब्स लॉ से फाइंड करेंगे, और एक डायरेक्शन। चलिए डायरेक्शन पर कवर करते हैं। ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये इस पर जो फोर्स लगाएगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव। तो अगर मैं इसको, ये हो गया कॉर्नर A B C D और ये सेंटर हो गया O। तो अगर इसकी वजह से इस पर फोर्स निकाले 1 माइक्रोकुलाम पर, तो वो इस लाइन के अलोंग अवे फ्रॉम द चार्ज रहेगा, इस लाइन के अलोंग लगेगा और इस चार्ज से दूर की ओर लगेगा। तो ये हो गया फोर्स Fa या F1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया Fa इक्वल 1/4। चलिए इसको मैं K लिख देता हूं, K QA, और इसको नाम चलिए 2 माइक्रोकुलाम एंड 1 माइक्रोकुलाम, और ये डिस्टेंस कितना है, ये B है तो B स्क्वायर। तो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड इतना है 2 माइक्रोकुलाम एंड इंटू 1 माइक्रोकुलाम ओवर B स्क्वायर। और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो डायरेक्शन रहेगी अलोंग AO। इसी तरह से जो चार्ज QC है, इसकी वजह से इस पर लगने वाला फोर्स कितना रहेगा, FC इक्वल K 2 माइक्रोकुलाम 1 माइक्रोकुलाम ओवर B स्क्वायर। बट इसकी जो डायरेक्शन रहेगी ये रहेगी CO, अलोंग CO। जरा ध्यान से देखिए कि जो फोर्स Fa एंड FC है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। K 2 माइक्रोकुलाम 1 माइक्रोकुलाम ओवर B स्क्वायर, FC इक्वल K 2 माइक्रोकुलाम 1 माइक्रोकुलाम ओवर B स्क्वायर। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट दोनों फोर्स की डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है। दिस इज अलोंग AO एंड दिस इज अलोंग CO। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल्ड कर देंगे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना रहा, 0। नाउ वी विल फाइंड FB एंड FC, FB एंड FD। तो यहां से FB कितना रहेगा, FB हो जाएगा K 5 माइक्रोकुलाम एंड 1 माइक्रोकुलाम ओवर B स्क्वायर। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि ये माइनस साइन कहां गया। तो देखेंगे जब हम यहां पर फोर्स की वैल्यू को फाइंड कर रहे होते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर रहे होते हैं, उस समय हमें इस चार्ज का साइन यूज नहीं करना है। इस साइन का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन साइन का इफेक्ट जो है वो डायरेक्शन में आएगा। अभी देखेंगे आप, ये चार्ज नेगेटिव है और ये चार्ज पॉजिटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग OB। ये हो गया O से B की ओर। इसी तरह से फोर्स FD ये हो जाएगा K, और लगता है कि यहां पर ये -5 माइक्रोकुलाम है,
यस दिस इज -5 माइक्रोकुलाम। तो अब ये -5 माइक्रोकुलाम इस 1 माइक्रोकुलाम को अट्रैक्ट करेगा, तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग ओडी। तो फिलहाल फोर्स की वैल्यू लिखेंगे, एफ डी हो जाएगा के 5 माइक्रोकुलाम 1 माइक्रोकुलाम ओवर बी स्क्वायर, बट दिस इज अलोंग ओडी। चलिए, मैंने चारों कॉर्नर पर जो चार्ज रखे हुए हैं उनका इंडिविजुअल फोर्स इस 1 माइक्रोकुलाम पर फाइंड किया, जो कि इसके सेंटर पर है। तो ये हो गया एफ ए, एफ बी, एफ सी एंड एफ डी। तो यहां पर एक चीज नोट करेंगे आप, एफ बी एंड एफ ए हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, सो दीज फोर्स आर कैंसिल्ड ईच अदर। सिमिलरली फोर्स एफ सी एंड एफ डी, फोर्स एफ सी एंड, ओके माय मिस्टेक, ये हो गया फोर्स एफ बी, दिस इज एफ बी, फोर्स एफ बी एंड एफ डी, these force have same magnitude but opposite direction, so they are cancelled each other। तो चारों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया, 0। तो यहां पर अगर मैं इसको वेक्टरली फाइंड करता हूं तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा वेक्टर एफ ए प्लस वेक्टर एफ बी प्लस वेक्टर एफ सी प्लस वेक्टर एफ डी, और यह आ जाएगा 0। तो याद रखेंगे, इस तरह क्वेश्चन जब भी आता है तो उसमें सबसे पहले आप डायरेक्शन को फाइंड कीजिए, क्योंकि फोर्स की जो वैल्यू होगी वो इस तरह क्वेश्चन में अधिकतर 0 ही होती है, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन 90% क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, और वो इसलिए आती है क्योंकि ये सभी फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो अगर आपको डायरेक्शन का नॉलेज है और आपको पता है कि कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला ये होता है, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप इसको बिना किए भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों चार्ज इक्वल है और ये दोनों चार्ज भी इक्वल है। तो जो फोर्स इसका आएगा वही फोर्स इसका आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन ये इसको रिपेल कर रहा है और ये भी इसको रिपेल कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर दे, दोनों फोर्स अपोजिट है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 0। इसी तरह से इन दोनों फोर्सेज का इस पर जो फोर्स है, इन दोनों चार्जेज का इस पर जो फोर्स आएगा वो भी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है बट इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इस तरह से सेंटर पर रखे हुए चार्ज की जो नेट फोर्स है वो कितना आएगा, 0 आएगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर? इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अभी बोर्ड छोटा है तो कुछ समय बाद बड़ा बोर्ड लग जाएगा, तो थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स इज ए कंटिन्यूअस कर्व दैट इज ए फील्ड लाइन can't have sudden break, why not? And B, explain why two electric field lines never cross each other at any point। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें यह पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होती है वो एक कॉन्टिन्यूअस कर्व होती है, ये सडनली ब्रेक क्यों नहीं होती, ये कहीं बीच में क्यों नहीं टूटती। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो जरा देखेंगे, ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा डिस्टेंस r पर वो कितना होता है, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, दैट इज E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में सडन ब्रेक वहां पर होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो, या यूं कह दीजिए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सडनली ब्रेक हो जाएगी। अब जरा ये बताइए कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर 0 रहेगा।
इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगा, लेकिन कहां पर? इंफिनिटी पर, एट इंफिनिटी। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है और आगे चलती जाती है और जीरो कहां पर होती है, कहां पर ब्रेक करेंगे? इंफिनिटी पर। लेकिन इंफिनिटी से पहले क्या होगा? इंफिनिटी से पहले ये कॉन्टिन्यूअस कर्व को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए याद रखेंगे कि जो पॉइंट चार्ज होता है या जो फील्ड लाइंस होती है वो एक कॉन्टिन्यूअस कर्व रखती हैं और वो जहां पर भी ब्रेक करेंगी वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो डिफरेंट केसेज में ये जीरो कहां पर होगा, ये उस केस पर डिपेंड करता है वो सिस्टम कैसा है। ओके स्टूडेंट, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ये इंफिनिटी पर जीरो होता है, इंफिनिटी से पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ब्रेक नहीं करेगी, इसलिए कॉन्टिन्यूअस कर्व रखती है। इसका बी पार्ट, इसका ए पार्ट था, एंड बी पार्ट ये है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती। अगर मान लीजिए ये दो फील्ड लाइंस है, ये मैंने आपको थ्योरी में बताया था, लेकिन फिर भी यहां पर देख लीजिए, ये दो फील्ड लाइंस है, ये एक दूसरे को यहां पर क्रॉस कर रही हैं। तो इस पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। दिस टेंजेंट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसलिए ये दोनों टेंजेंट भी यहां पर ड्रॉ नहीं की जा सकती, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12, ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, जो नहीं होगा वो पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।